विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों, मैं हूँ प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी उत्तम चौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देऊर। आज के व्याख्यान का विषय है भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविधवाद। भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करने के दो मार्ग हैं, जैसे प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग। भाषा की उत्पत्ति की खोज के लिए प्रत्यक्ष मार्ग एक सीमा मार्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी सिद्धांत या वाद रखे जाते हैं जिन्हें भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की उत्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत किया है। इनमें से प्रमुख सिद्धांतों अथवा वादों का विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह धातु सिद्धांत है, जिसे रूट थ्योरी कहा जाता है। धातु सिद्धांत के अन्य नाम रनन सिद्धांत, डिंग डोंग थ्योरी है। इस सिद्धांत की ओर सर्वप्रथम संकेत प्लेटो ने किया था, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन विद्वान हेस को है। उसके प्रवर्तक मैक्स मुलर भी माने जाते हैं, लेकिन इस सिद्धांत पर कुछ आक्षेप है। डिंग डोंग वाद या धातु सिद्धांत जिसे कहा जाता है, एक धातु से दूसरे धातु पर आघात करने से जो ध्वनि निष्कासित होती है, उस ध्वनि पर आधारित यह सिद्धांत है। और आज तक केवल कुछ ही ध्वनियाँ धातु सिद्धांत के आधार पर भाषा में समेट गई है। सभी ध्वनियाँ जो है भाषा में सार्थकता प्रदान नहीं करती है। इस कारण इस पर कई आक्षेप हैं। आदि मनुष्य के संबंध में इस प्रकार की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है। संसार की सभी भाषाओं में धातुएं नहीं पाई जाती। भाषा धातुओं के अतिरिक्त प्रत्यय और उपसर्ग आदि लगाने से भी बनती है। इस सिद्धांत में इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिन भाषाओं में धातुएं नहीं हैं उसकी शब्दावली कैसे बनी। डॉक्टर हरीश शर्मा मानते हैं कि धातुएं मनुष्य के प्रौढ़ मस्तिष्क की उद्भावनाएं हैं, न कि आदि मनुष्य के। इन आधारों पर सिद्धांत का कोई महत्व नहीं रहता। इसी आधार पर मैक्स मुलर ने बाद में इसे छोड़ दिया। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत, जिसे इमिटेटिव थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई होगी। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का तर्क है कि मनुष्य ने पहले अपने आसपास के जीवों और पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण किया और उसी आधार पर शब्दों का निर्माण किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत और भी 3 उपसिद्धांत रखे जाते हैं, जैसे ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत, अनुरणात्मक अनुकरण सिद्धांत और दृश्यात्मक अनुकरण सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। रेनन महोदय ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए माना है कि यह हास्यास्पद है कि मनुष्य ने पशु पक्षियों की ध्वनियों के अनुकरण द्वारा भाषा सीखी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं विकसित प्राणी होते हुए भी वह स्वयं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सका और दूसरों की ध्वनियों का उसे अपनी भाषा बनाने के लिए सहारा लेना पड़ा। यह जो सिद्धांत है वह तर्क पर खरा नहीं उतरता है। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनमें ऐसे शब्द ही नहीं है कि अतवस्कन भाषा में अनुकरणात्मक शब्दों का पूर्ण अभाव है। इसमें बिल्कुल अनुकरणात्मक शब्द नहीं है।
इसके बाद जो है वह संपर्क सिद्धांत है, इसमें जिसे कांटेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर जी रेवेज है, जो मनोविज्ञान के विद्वान थे। इन्होंने संपर्क का अर्थ सामाजिक जीवों में आपसी संपर्क रखने की सहजात प्रवृत्ति माना है। समाज का निर्माण इसी प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है। आदिम मनुष्य के भी छोटे छोटे वर्ग या समाज थे। उनमें आपस में प्रारंभिक भावनाओं जैसे भूख, प्यास, काम की इच्छा, रक्षा आदि के संबंध में जो भाव है अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तरह तरह के संपर्क स्थापित करने पड़े। इन संपर्कों के लिए स्पर्श, संकेत आदि का भी सहारा लेता रहा मनुष्य, परंतु साथ ही सुख से मुख से उच्चरित ध्वनियाँ भी सहायक रही। भाषा उसी का विकसित रूप है। संपर्क सिद्धांत के भी कुछ विरोधक है, इसकी भी समीक्षा हुई है, इस पर भी कुछ आक्षेप है। भाषा के विकास पर प्रकाश डालने वाला यह शक्तिशाली सिद्धांत है। फिर भी यह सिद्धांत मूलतः भाषा के विकास से संबंधित होने के कारण भाषा की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद जो है वह समन्वित सिद्धांत है। समन्वित सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक स्वीट महोदय ने किया है। उन्होंने भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का समन्वित रूप लेकर भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। उनका कहना है कि प्रारंभ की अवस्था में भाषा भाव संकेत या इंगित और ध्वनि समूह पर आधारित थी। ध्वनि समूह से शब्दों का विकास माना जाता है और यह शब्द 3 प्रकार के हैं, जैसे अनुकरणात्मक, भावावेश व्यंजक और प्रतीकात्मक। स्वीट महोदय ने इन तीनों का समन्वय आवश्यक माना है। फिर भी इसकी भी समीक्षा हुई है और इस पर कई आक्षेप हैं। यह सिद्धांत अनेक सिद्धांतों का मिश्रण है। इस सिद्धांत के पूर्व जितने सिद्धांत हैं वे मानव को वाणी विहीन मानते हैं। इस सिद्धांत में भी आदिम मानव को वाणी विहीन कल्पित करना अनुचित है। इस सिद्धांत के विवेचन से स्पष्ट होता है कि भाषा की उत्पत्ति की समस्या सुलझने के बजाय उलझ गई है, पर वस्तुस्थिति यह है कि भाषा की उत्पत्ति की समस्या आज तक सुलझी ही नहीं। इस सिद्धांत के संबंध में कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है, अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत एवं उपयोगी है। इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने इन सिद्धांतों का प्रवर्तन किया है ताकि भाषा की उत्पत्ति, उद्भव और विकास पर आंशिक मात्रा में क्यों न हो प्रकाश डाल सके और कुछ निष्कर्ष तक पहुंच सके। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि भाषा उत्पत्ति संबंधी जो अनेक सिद्धांत प्रस्तुत है वह भाषा की उत्पत्ति तक और उत्पत्ति पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालने में समर्थ नहीं है। फिर भी भाषा की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने में आंशिक मात्रा में क्यों न हो अवश्य सहायता करते हैं। इस व्याख्यान में यही विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।